तो आज सेंटर ऑफ मास को रिकॉल करते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास का मतलब ही क्या होता है पहले ये समझते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब वो है कि जैसे कोई बॉडी है तो मतलब कि किस पॉइंट पर अगर कुछ हम एप्लीकेशन करें कि मतलब कि कोई भी बॉडी पर करें या फिर कोई पॉइंट पर करें, दोनों का मतलब और इफ़ेक्ट जो आए वो सेम आए, तो उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। जैसे कोई रॉड है, ऐसा इधर से फोर्स लगा रहे, इधर से लगा रहे, इधर से लगा रहे, सब तरफ से फोर्स लगा रहे इसमें, तो कोई इसमें इफेक्ट होगा, एक्सीलरेशन, ये सब कुछ प्रोड्यूस होगा। अब अगर इसी को हम लोग रॉड को फिर मान लीजिए वही फोर्स अगर हम लोग कोई एक ऐसा पॉइंट पे, फोर्स सेम नहीं होगा, फोर्स दूसरा होगा, और किसी बॉडी के कोई पॉइंट पे लगाते हैं और वही सेम जो इफेक्ट यहाँ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो वही एक्सीलरेशन यहाँ भी हो, तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास का फील ये है कि मतलब जिस पॉइंट पर पूरा बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फोर्स लगाने से सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो, जो कि दूसरे पॉइंट पर अगर हम लगाएं तो वही प्रोड्यूस हो, दोनों का इफेक्ट सेम आना चाहिए उस पॉइंट को। मतलब कि कोई बॉडी का सारा मास इसी पॉइंट पर कंसिडर करेगा, इस पॉइंट से अगर मान के करें तो सारा चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। जैसे रॉड हो गया, अभी आगे हम लोग देखेंगे तो जैसे है इसी तरह। अभी आगे चलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास के बाद आता है कि इसका लोकेशन, कि हम लोग लोकेट कैसे करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो जैसे कि अगर सेंटर ऑफ मास 3 ऑब्जेक्ट दे दिया है, 1 2 3, तीनों का भी एक्स वाई जेड में दिया है, एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट, तो सेंटर ऑफ मास बताना। तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर तीनों का कोऑर्डिनेट्स के दिया है तो हमको भी सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लाना। तो उसमें तो कुछ करना नहीं, तीनों का एक्स ले लेना, तीनों का वाई एक साथ, तीनों का जेड एक साथ, और उसके बाद उसको मास का एक इसका फॉर्मूला भी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना हमें पता कैसे चलेगा, इस कारण पे हम बता रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेट में दिया है तो कोऑर्डिनेट में, अगर सिर्फ एक्स के लिए पूछा है तो एक्स में बताएंगे। अब इसमें हम पूरा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन नहीं बता रहे कि जैसे क्या होता है, मैं बस एक फील और जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए और इनसाइट डेवलप हो जाए, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो एक इसका फॉर्मूला हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि जैसे कि कोई भी M1 एक ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 ऐसा होता है, उसके बाद टोटल मास से हम लोग डिवाइड करते हैं, वो आ जाता है सेंटर ऑफ मास का ये जो फॉर्मूला है। तो यहीं पर x के जगह, R1 के जगह एक बार x रख देंगे, फिर एक बार y रख देंगे, एक बार z रख देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब दूसरा, अब इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर सारे क्वेश्चन में बनाते हैं तो हम लोग तो बस M1 इंटू R1 इजक्वल टू M2 इंटू R2 ये कांस्टेंट कर देते हैं। तो सर इस वाले फार्मूला से M1 प्लस M2 जो यहाँ था, तो इसमें से ये फार्मूला कैसे आ गया? तो ये फार्मूला इससे तब आता है जब हम लोग इसमें से है ना, जो ये कोई भी मान लीजिए इस फार्मूले से कोई कोऑर्डिनेट आता सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास, अगर इसी को हम लोग ओरिजिन मान लें तो ये 0 0 हो जाएगा ना, तो वो 0 0 इधर M1 प्लस M2 आके इधर कैंसिल हो जाएगा, तो M1 और R1 का फार्मूला ये आ जाएगा। मतलब ये दोनों नेगेटिव में होगा। इसका मतलब ये कि इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे ये कोऑर्डिनेट है 0,0 पे हम लोग ने ओरिजिन मान लिया है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो इसमें M1 प्लस M2 होगा, तो ये इस पर इधर एक तरह से नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव का ये मतलब कि एक अगर आगे है तो दूसरा पीछे होगा। बात ये है कि मतलब कि बैलेंस हो जाए, ये है सेंटर ऑफ मास, कि दोनों तरफ का इसका मास बराबर है, और ये पॉइंट है जितना इधर मास है उतना ही डिस्टेंस पे सेम मास इधर है। ये हो गया ओरिजिन का मतलब, M1 इंटू R2। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, इससे आपको देखिए बहुत सारा क्वेश्चन एकदम देख के आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, ऐसा इधर 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इधर 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इधर 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इधर 1 kg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये y, ये x और ये ओरिजिन। अब आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये आप एकदम आसानी से देखकर बता सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, लेकिन इससे आप समझ कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए पहले आपको y में देखना है, इधर 2 है इधर 1 है, तो सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा। अच्छा, इसके पहले यहाँ देखिए, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब M2 R2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही लिखते हैं ना। ये कॉन्स्टेंट का मतलब कि ये दोनों जैसे भी चेंज हो रहा है एक ही चीज़ आ रहा है, इक्वल टू M3 कर देंगे तो R3 आ जाएगा, वो कॉन्स्टेंट। तो वो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स है। तो वैल्यू फिक्स कैसे होगा, दोनों का मल्टीपल, एक को बढ़ा रहे तो दूसरा घटेगा, तो ये कॉन्स्टेंट है। अब देखिए चारों अगर इक्वल डिस्टेंस में है, यहाँ इक्वल डिस्टेंस दिया जाएगा तभी ये आगे सॉल्व होगा। तो 1 kg है, तो ज़्यादा किधर है ये, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा, जिधर ज़्यादा मास उधर ही झुकेगा।
उसके बाद इधर 3 kg, इधर 5 kg है, तो ज़्यादा मास इधर है, तो सेंटर ऑफ मास इधर कीजिएगा। तो आप डायरेक्टली फर्स्ट कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको मतलब कि आंसर देखना है, मतलब ऑप्शंस देख के ही बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा। अब लोकेशन पे बात करें तो ये भी जान लेते हैं कि सेंटर, एक मिथ रहता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के बीच में होगा। जैसे ये सॉलिड स्फीयर हम मान लेते हैं तो इसके बीच में होगा सेंटर मास। हाँ ठीक है, क्योंकि इसके केस में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आप जैसे कि एक रॉड ले लेते हैं, एक ऐसे है, एक ऐसा है, 2 रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पर होगा, इसके लिए यहाँ पर होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ऐसा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के बीच में हो, इसको भी याद रखिएगा एक पॉइंट। अब इसमें डायरेक्ट अप्रोच में जाते हैं कि क्वेश्चन जैसे कैसे आता है। एक और क्वेश्चन इसमें एक वेरिएबल का आता है। जैसे एक बॉडी है, ये मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, उसके बाद इसमें से ये कैविटी एक हटा देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एकदम आराम से ऐसे देखना है। पहले जो हटाया गया उसको पूरा मान लेना है। पूरा मान लिए तो मतलब कि ये सिमेट्रिक है, ऐसे एक्सिस बनाइए, अपने मन में गेस करना। तो यहाँ पर 0,0 पे आएगा इसका, मतलब ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास होगा, जब कुछ हटाया नहीं गया। अब ये हटा दिए तो इसका भी मान लेना, जैसे कि इनिशियल इसका मान लेते हैं m1 और इसका कोऑर्डिनेट तो 0 था, इसका कोऑर्डिनेट 0 था, तो m1 x1, तो ये तो 0 आ जाएगा। x1 मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन का 0,0 होता है, तो ये ख़त्म। अब ये काट के जो इतना बचा था ये वाला, ये इसका अगर ले लिए तो मान लीजिए m1 और इसका कोई भी कोऑर्डिनेट x लीजिए, वही x आपको निकालना रहता है। अब इस स्फीयर का देखिए, इस स्फीयर को अगर यहाँ ओरिजिन माने हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। इसका कुछ रेडियस या डिस्टेंस दिया होगा जो कि बड़े वाले स्फीयर के टर्म में होगा। जैसे ये a दिया है तो ये a/2 a/3 कुछ ऐसा देगा, तो उससे इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेना है रेडियस का। तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस m2 इंटू x2 ऐसा करके। अब यहाँ पर ये 0 है, अब इसको रिलेट करके आप x का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, एकदम सो सिंपल। इसमें ऐसे इनसाइड से एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें कुछ नहीं करना। कि इसमें एक रहता है एक और फार्मूला, वो कि इसमें माइनस करके लिया जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें एकदम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाइए, एक लाइन में आंसर। इसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मतलब वो एक्स वाला लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला में, उसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करके ही आंसर लाएं। उसमें एक और ट्रिक रहता है कि जैसे लीनियर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये जैसे कि कैसे बताएं, मतलब कि आप मान लीजिए a प्लस bx, मतलब कि इस तरह से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो इसको सॉल्व करते समय ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पर bx दिया है, तो x को आप मान लीजिए अगर यहाँ से शुरू हो रहा तो इसमें तो आंसर दूसरा आएगा, अगर इस तरह ये ओरिजिन से। और अगर यही अगर कांस्टेंट दिया है, ये वाला अगर कांस्टेंट दिया है, मतलब कि x ये कॉन्स्टेंटली वेरी हो रहा है, मतलब कि x नहीं होगा इसमें, तो मतलब b वाला टर्म ये इसको 0 कर दिया, मतलब ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मतलब कि आपको यहाँ से l/2 में आएगा, ये अगर l लेंथ का है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो बीच में आएगा सेंटर ऑफ मास। इसका एक्सप्रेशन सही है कि मतलब कि कहाँ पर उसका वेट बैलेंस हो जाए, सारा मास यहाँ पर आप मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे भी बनता है, जरूरी नहीं। ऑप्शन में अगर यहाँ से शुरू किया, अगर x1 से अगर है, अगर एक एंड जान रहे हैं तो दूसरे एंड कहाँ पर होगा, तो l/2 होगा। तो आप पहले में अगर जो एक्सप्रेशन दिया है x1 x2 के फॉर्म में, उनमें से एक x के पास आप 0 रख सकते हैं। तो जैसे ही 0 रखिएगा तो आपका l/2 जिस ऑप्शन में आएगा वो भी आंसर हो सकता। ये l/2 यहाँ का बता रहा हूँ।